बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। तो बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आता है स्केलेटन का, इसका क्या मतलब है? तो बच्चों, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम अगर उनकी बॉडी को देखें तो उनकी बॉडी की शेप को देखें तो उनका एक खास शेप होता है, खास स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्केलेटन की वजह से होता है। हम पढ़ चुके हैं जो शुरू की यानी जो 4th 5th की क्लासेस हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सो मीन्स बाहर और एंडो मीन्स अंदर। हमारे अंदर जो है एंडोस्केलेटन होता है, यानी हमारी हड्डियां जो है हमारा एंडोस्केलेटन बनाती हैं। अगर हमारी बॉडी से हमारी हड्डियां निकाल ली जाएं तो हम तो एक आटे की बोरी की तरह एक साइड पे गिर ही जाएंगे। इसी तरह अगर हम कॉकरोच को देखें, कॉकरोच की बॉडी के बाहर ही एक सख्त काइटिन से बना हुआ शेल होता है, जो कि उसका एक्सोस्केलेटन बनाता है। यानी कॉकरोच की बॉडी के बाहर ही एक जो ढांचा बना होता है उसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड आया है साइटोस्केलेटन। इसका क्या मतलब हो सकता है? जी हाँ बच्चों, सेल के अंदर पाए जाने वाला स्केलेटन, यानी सेल को भी एक प्रॉपर शेप चाहिए होता है ताकि सेल जो है मूव कर सके, सेल जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके, तो सेल को भी एक स्केलेटन की ज़रूरत होती है। सेल का स्केलेटन बना होता है प्रोटीनिशियस चीज़ों से, यानी प्रोटीन्स मिलके या तो फिलामेंट्स बना लेते हैं या प्रोटीन्स मिलके ट्यूब्यूल्स बना लेते हैं, और इन ही चीज़ों से मिलके सेल का ढांचा बना होता है। हमारे पास जो साइटोस्केलेटन है, यानी साइटोस्केलेटन या तो बना होगा माइक्रो फिलामेंट से, साइटोस्केलेटन बना होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट से, साइटोस्केलेटन बना होगा माइक्रो ट्यूब्यूल से। यानी इन तीनों चीजों से एक सेल का जो स्केलेटन है बनता है। यहाँ पे जब हम आते हैं माइक्रोफिलामेंट की तरफ, जैसे कि नाम में ही माइक्रो है और फिलामेंट है। फिलामेंट मीन्स थ्रेड लाइक, माइक्रो मीन्स बहुत छोटे से, तो ये कुछ डायमीटर में थ्रेड लाइक होते हैं, बहुत ही पतले ऐसे ट्यूब्स होते हैं। माइक्रो यानी साइज में बहुत छोटे होते हैं, थ्रेड लाइक, इसलिए इनको हम माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट की, तो ये इंटरमीडिएट मीन्स दरमियाने, ये साइज में दरमियाने होते हैं, यानी माइक्रोफिलामेंट से तो बड़े होते हैं लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स से ये छोटे होते हैं। और यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये यहाँ पे फिलामेंट्स नहीं है, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक, ट्यूब तो बड़े होते हैं थ्रेड से, तो ये डायमीटर में इन दोनों से बड़े होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं डायमीटर में, इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब आते हैं माइक्रोफिलामेंट कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं? माइक्रोफिलामेंट बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन से। एक्टिन प्रोटीन से, ये है एक एक्टिन प्रोटीन का गोला जिसे हम मोनोमर बोलते हैं। एक्टिन का मोनोमर है। मोनोमर क्या होता है? एक यूनिट, सिंगल चीज को हम मोनोमर बोलते हैं। इस मोनोमर को हम ग्लोब्यूलर एक्टिन बोलते हैं, ग्लोब्यूलर एक्टिन। इसी तरह बहुत सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन के मोनोमर मिलके एक फिलामेंट सा बनाते हैं, एक थ्रेड सा बनाते हैं, इसको अब हम फिलामेंट बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट। यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन के मोनोमर मिलके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए जिसे हम अब फिलामेंट कह सकते हैं। फिलामेंट यानी ये एक फिलामेंट है और ये दूसरा फिलामेंट, ये एक फिलामेंट है और ये दूसरा फिलामेंट, इस तरह हेलिकली एक दूसरे पे रैप कर जाते हैं। दो फिलामेंट्स आपस में हेलिकली इस तरह रैप कर जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट। और ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं,
मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल, और साइज में सबसे छोटे होते हैं, यानी 7 नैनोमीटर के होते हैं, 7 नैनोमीटर के। अब अगर सेकंड में हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बने होते हैं रॉड लाइक, कोई एक प्रोटीन होता है जिनका शेप रॉड लाइक होता है, तो हम इनको रॉड शेप प्रोटीन बोलते हैं, रॉड शेप प्रोटीन। इस तरह एक रॉड शेप प्रोटीन और दूसरा रॉड शेप प्रोटीन मिलके ऐसे मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को, जिसमें 2 रॉड शेप प्रोटीन है, इसको हम डाइमर बोलेंगे, डाइमर। इसी तरह डाइमर्स, 4 डाइमर मिलके यानी 8 रॉड शेप प्रोटीन मिलके जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट में हम एक खास प्रोटीन का नाम नहीं लेते, इनकी एक क्लास है जिसमें 4 प्रोटीन्स के नाम हैं, उसको हम लिखेंगे। एक है केराटिन, ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। नंबर 2 में वीमेंटिन प्रोटीन के बने होते हैं। नंबर 3 ये बने होते हैं न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन के बने होते हैं। नंबर 4 में ये बने होते हैं लेमिन, यानी इन 4 किस्म के प्रोटीन से इंटरमीडिएट फिलामेंट बने होते हैं। अब इसका जो साइज होता है ये माइक्रोफिलामेंट से बड़ा होता है, यानी 10 नैनोमीटर होगा इसका साइज। अब आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ। इसके नाम में ही ट्यूब्यूल्स हैं, तो ये सबसे बड़े हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। इसका फंक्शन जो है हम पढ़ेंगे सेंट्रियोल में जो पाए जाते हैं, ये सेंट्रियोल में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पाए जाते हैं फ्लैजेला में, इसके अलावा ये पाए जाते हैं सीलिया के अंदर, यानी सेंट्रियोल, फ्लैजेला और सीलिया माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन है। अब आते हैं माइक्रोफिलामेंट की तरफ। माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं जब नंबर 1 फंक्शन अगर हम इनका लिखें तो ये हमें साइटोकाइनेसिस जब हो रहा होता है, साइटोकाइनेसिस यानी सेल जब डिवाइड कर रहा होता है तो सेल का पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो ये जब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा होता है तो यहाँ से सेल पिचक जाता है दरमियान में कुछ इस शेप का। तो ये किस वजह से, यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म में माइक्रोफिलामेंट लगे होते हैं। ये माइक्रोफिलामेंट जो है ये खींचने का काम करते हैं, तो ये सेंटर की तरफ ऐसे जो सेल है उसको खींचता है, तो यहाँ से ग्रूव्स बन जाते हैं और एक सेल जो है दरमियान में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे ये साइटोकाइनेसिस का फंक्शन करते हैं। सेकेंड में हमें माइक्रोफिलामेंट देखने को मिलते हैं जब सेल मूव कर रहा होता है, यानी सेल माइग्रेशन में, ये तो सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स जो है मूव कर रहे होते हैं और उन मूवमेंट को हम सोडोपोडियल मूवमेंट बोलते हैं, और इन सेल्स को हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को कहीं से हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया जब एंटर करता है तो ये सपोज हमारा वाइट ब्लड सेल है, ये आ गया हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, तो यहाँ से वाइट ब्लड सेल्स जो है मूव करेगा, ऐसे प्रोजेक्शन सा बना लेगा, यानी सोडोपोडिया सा बना लेगा और इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले आएगा। तो ये कुछ इस तरह से इसने ये बैक्टीरिया अपने अंदर कर दिया है और इसको किल कर देगा। तो सेल माइग्रेशन में यानी सोडोपोडिया में यहाँ पे जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं
इस सेल के साइटोप्लाज्म में जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इसी वजह से ये सूडोपोडिया बनते हैं और इसी वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स जो है मूव करता है। तो ये सेल माइग्रेशन में भी हेल्प करता है। थर्ड, हमें माइक्रोफिलामेंट्स का जो फंक्शन देखने को मिलता है वो है माइक्रोविलाई में। माइक्रोविलाई जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे प्रोजेक्शंस से बने होते हैं, ऐसे विलाई यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं ताकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा सके। तो यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स लगे होते हैं। इन माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से ही ये माइक्रोविलाई बनते हैं। तो एक फंक्शन इसका ये है ताकि ये सरफेस एरिया बढ़ा सके। फोर्थ जो इसका फंक्शन हमें देखने को मिलता है वो है मसल सेल्स में। मसल सेल्स यानी ये हमारा एक मसल सेल है। मसल सेल्स में एक्टिन और मायोसिन के ऐसे धागे होते हैं। इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, यानी माइक्रोफिलामेंट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारे मसल्स जो हैं, इनके जो मूवमेंट हो रही होती हैं हमारे मसल्स में, वो प्रॉपर तरीके से हो पाती हैं। तो ये भी इनका एक फंक्शन है और ये इनका सोर्स है। तो बच्चों अब आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की तरफ। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में प्रॉपर एक खास प्रोटीन का नाम हम नहीं लेते। यहाँ पे ये 4 ग्रुप हैं। अगर हम बात करें केराटिन की, तो केराटिन पाए जाते हैं हमारे बालों में और हमारे स्किन यानी डेड स्किन में, वहाँ पे केराटिन हमें देखने को मिलता है। इसी तरह विमेंटन हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं, यानी जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो कि विमेंटन से बने होते हैं, विमेंटन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये हमें कनेक्टिव टिश्यूज में देखने को मिलते हैं। इसी तरह जो न्यूरोफिलामेंट्स हैं, यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि न्यूरोफिलामेंट से बने होते हैं, ये हमें नर्व सेल्स में मिलते हैं और जब ये फंक्शन करते हैं, जब नर्व इम्पल्सेस आती हैं तो ये वहाँ पे अपना काम दिखाते हैं। इसी तरह लेमेन जो है, लेमेन के प्रोटीन से बने हुए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमें सेल के न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं और ये सेल का जो न्यूक्लियस होता है उनको प्रॉपर शेप देते हैं। तो ये इनका फंक्शन है। अब जो थर्ड वन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स में हम सेंट्रियोल भी पढ़ेंगे डिटेल से और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। फ्लैजेला और सीलिया का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, तो हम फ्लैजेला को ही पढ़ेंगे। अब इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो बच्चों अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट के फंक्शन को देखें तो ये सेल जंक्शन में काम आते हैं, यानी ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसी तरह ये सेल यानी आपस में चिपके होते हैं। ये किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, इन फिलामेंट्स की वजह से सेल आपस में चिपके होते हैं। तो आप लोग जो इंटरमीडिएट फिलामेंट का फंक्शन है उसमें सेल जंक्शन लिख सकते हैं, सेल जंक्शन। इसके अलावा सेल शेप, यानी सेल को शेप देते हैं या न्यूक्लियस को भी शेप देते हैं। ये 2 फंक्शन आप लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे कि मैं बता चुकी हूँ ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और इनका डायमीटर सबसे बड़ा होता है। और एक माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इसमें, यानी ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल, इसमें ऐसे 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं। 13 ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहे होते हैं। तो बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स हम एक ऑर्गेनेली पढ़ते हैं, सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम कुछ भी नहीं है। सेंट्रोसोम 2 डब्बे होते हैं, जैसे ये एक डब्बा है और ये दूसरा डब्बा है। इन डब्बों को हम नाम देते हैं सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल के 2 डब्बे हैं। यहाँ पे कुछ सेंट्रल मटेरियल होता है
सेंट्रल मटेरियल। और अब इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मटेरियल, और सेंट्रियोल को, यानी सेंट्रियोल के दो डब्बे जो हैं इनको मिला के हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम। तो बच्चों सेंट्रोसोम जो है एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। सेंट्रोसोम में पाए जाने वाले सेंट्रियोल भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। सेंट्रोसोम यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है और हायर प्लांट्स में सेंट्रोसोम्स नहीं होते। तो बच्चों एक सेंट्रोसोम है और एक राइबोसोम है, इन दोनों के गिर्द कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। सेंट्रोसोम जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, सपोज ये एक सेल है, इसके अंदर जो है पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल के डब्बे होते हैं। अब ये सेंट्रोसोम भी डिवाइड करेगा, ये डिवाइड होके ऐसे दो सेंट्रोसोम बना लेता है। एक सेंट्रोसोम जो है इस साइड पे एक पोल पे आ जाता है और दूसरा सेंट्रोसोम जो है वो दूसरे पोल पे चला जाता है, इस तरह से। फिर इसका फंक्शन होता है, ये हम पढ़ेंगे फिर। तो बच्चों यहाँ पे सेंट्रियोल को हम बनाएंगे कि सेंट्रियोल कैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। ये मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पे ये है हमारे पास सेंट्रियोल जो कि 90 डिग्री पे पड़े हैं, और ये है सेंट्रल मटेरियल ऐसे, और ये बना लिया है सेंट्रोसोम। तो बच्चों यहाँ से हमने एक सेंट्रियोल का डब्बा निकाला, इसको हम जूम करके देखेंगे कि किस तरह इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है। तो ये कुछ हमें इस तरह नजर आएगा, इस तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 का ग्रुप बनाएगा। और 9 में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे? 9 में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, यानी 9 का ग्रुप होगा, गुच्छा होगा 9 × 3, और हर एक में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। तो 9 × 3 इज 27। और इसका जो सेंटर होता है इसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता, इसको हम हब बोलते हैं। ये है हमारा हब, इसको हम हब बोलते हैं। इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, बस यही ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि इनको एक स्ट्रक्चर देते हैं। यानी जिस तरह हम एक ट्यूब्स लेके इस तरह इकट्ठे कर लेते हैं, जैसे कि ये पेन है, इसको मैंने लिया और बहुत सारे पेन इस तरह मैंने जमा किए, और पेन मैं ले लेती हूँ इस तरह की, मैंने 4 पेन लिए, यानी इन पेन को मैंने ऐसे एक जगह पे ऐसे जमा किया, तो ये हमें ऐसे नजर आते हैं। इस तरह ये कुछ इस तरह इसकी अरेंजमेंट जो है, इसमें ऐसे पाइप्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं जो कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स के बने होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो इनमें इसकी कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होती है 9 × 3, यानी सेंटर में कोई ट्यूब नहीं होता, वो खाली होता है। और इसके गिर्द, यानी ये जो पिन मैंने ऐसे पकड़े हैं, इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, इन पिन ने खुद ही एक स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह के हमें देखने को नजर आते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो इसका सिरा जो है, अब ये जो इसका सिर है ये इससे मिला होता है, ये इससे इस तरह, ये इससे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और फिर ये आपस में भी ऐसे हब के साथ मिले होते हैं सेंटर में, और कुछ इस तरह पाइप्स सा बनाते हैं। इतना अच्छा तो मैं नहीं बना सकती, लेकिन बस जस्ट आप लोग इमेजिन करें। तो ये सेंट्रियोल का एक स्ट्रक्चर है जो कि 9 × 3 यानी 27 इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इसके सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, ये खाली है, जिसे हम हब बोलते हैं। अब इनमें जो अरेंजमेंट है ये 9 + 0 हम लिखते हैं,
इनकी अरेंजमेंट को हम 9+0 बोलते हैं, यानी 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। और इसमें जो हब है, इसमें जो सेंटर है, इसमें कोई भी जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये नहीं है, सो हम वो 0 लेते हैं। 9+0 की अरेंजमेंट होती है सेंट्रियोल के अंदर। अब सेंट्रियोल से माइक्रोफिलामेंट्स अराइज होते हैं, माइक्रो अपैरेटस अराइज होती हैं। अब बच्चों इन सेंट्रियोल का काम क्या है? यहाँ पे जब एक सेल डिवाइड कर रहा होता है तो ये सेंट्रियोल या जो सेंट्रोसोम है ये ऐसे साइड पे एक पोल पे चला जाता है और ऐसे दूसरे पोल पे चले जाते हैं। यहाँ पे एक फेज होता है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, जिसे हम मेटाफेज बोलते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे ऐसे लेट जाते हैं। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इस इक्वेटर पे लेट जाते हैं। यहां से सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं और इन क्रोमोसोम के जो सेंटर होता है यहाँ पे एक प्रोटीन लगा होता है जिसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। इन काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाती हैं और जब नेक्स्ट फेज आता है एनाफेज, जिसे हम एनाफेज बोलते हैं, तो ये जो फिलामेंट है, जो फाइबर है, ये जो फाइबर है और ये जो फाइबर है, ये जो फाइबर है, ये जो फाइबर है, जिसे हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, ये शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम जो है ये दरमियान में से पट जाते हैं। एक क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम यहाँ पे इस साइड पे आ जाता है कुछ इस तरह से, और एक हिस्सा जो है यहाँ पे चला जाता है कुछ इस तरह से, यानी यहाँ से पट जाते हैं ये क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पे ऐसे चला जाता है और ये जो है ऐसे चला जाता है, यानी दरमियान में से पट गए हैं ये क्रोमोसोम एनाफेज के प्रोसेस में। तो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं और स्पिंडल फाइबर्स का फंक्शन जो है इन क्रोमोसोम को पकड़ के रखना, और ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती हैं और सेंट्रियोल्स भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। तो एक फंक्शन इसका ये है। अब हम देखते हैं कि फ्लैजेला कैसे होता है, फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। फ्लैजेला पाया जाता है यूकेरियोटिक सेल के अंदर, यूकेरियोटिक सेल में भी फ्लैजेला होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजेला पाया जाता है। लेकिन एक यूकेरियोटिक सेल के फ्लैजेला और प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला होता है ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से, जबकि एक यूकेरियोटिक सेल का फ्लैजेला बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, यानी माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला बहुत ही छोटा सा होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल का फ्लैजेला बड़ा होता है, और यूकेरियोटिक सेल के फ्लैजेला के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी ये है सपोज एक यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल का ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ही ऐसे एक्सटेंड होके जो है फ्लैजेला बनाता है। अब देखते हैं कि फ्लैजेला में ट्यूब्यूल्स जो है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है। फ्लैजेला में ऐसे 9 की अरेंजमेंट होगी, लेकिन ये 9 की अरेंजमेंट जो है ट्रिपलेट के बजाय यहाँ पे डुप्लेट हमें देखने को मिलता है। जिस तरह हमें सेंट्रियोल में ट्रिपलेट देखने को मिलता था, यहाँ पे हमें डुप्लेट देखने को मिलता है। डुप्लेट मीन्स के एक ग्रुप में 2-2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, ट्रिपलेट मीन्स के एक ग्रुप में 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इसका जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला चूंकि इसकी गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही ये पाइप्स लगी हैं, और इसको हम एक स्ट्रक्चर ये होता है
इनको हम सेंटर कोर बोलते हैं, सेंटर कोर या फिर एक्सोनीम बोलते हैं। यहाँ पे ये आपस में ऐसे मिले होते हैं स्पाइक्स के जरिए से ऐसे, और यहाँ पे इसका हब जो होता है सेंटर में, यहाँ पर भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स के पाइप हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे टोटल यानी 9 × 2 = 18 और +2, तो हमारे पास फ्लैजेला में 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जबकि एक सेंट्रियोल में हमारे पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। एक सेंट्रियोल में हमारे पास अरेंजमेंट होती है 9 + 0 की, जबकि फ्लैजेला में हमारे पास अरेंजमेंट होती है 9 + 2 की, यानी 9 तो ये ग्रुप हो गया और 2 इसके सेंटर में भी हैं, तो फ्लैजेला में 9 + 2 है। फ्लैजेला में हमें डुप्लेट देखने को मिलता है, जबकि सेंट्रियोल में हमें ट्रिपलेट देखने को मिलता है। ये फर्क है। सेंट्रियोल में कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, जबकि फ्लैजेला के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। फ्लैजेला जो है मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी सेल जब मूव कर रहा होता है तो इसी वजह से मूव करता है। इसके अलावा हमारे जो ह्यूमंस हैं, मेल के बॉडी में एक सेल होता है जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, तो स्पर्म में भी फ्लैजेला पाया जाता है। यहाँ पर जो फ्लैजेला जहाँ से अराइज होता है, यहाँ से, इसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं, बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी के बाद एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम हुक बोलते हैं। फिर इस हुक से ही एक फिलामेंट अराइज होता है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। यानी एक फ्लैजेला के 3 हिस्से होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी को अगर हम खोल के देख लें तो बेसल बॉडी में जो ट्यूब्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, उनमें यानी बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट सेंट्रियोल की तरह होती है, यानी 9 + 0, और बेसल बॉडी में जो है कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, 27 होंगे, यानी सेंट्रियोल की जो अरेंजमेंट होती है। जबकि फिलामेंट में, एक फ्लैजेला के फिलामेंट में जो अरेंजमेंट होती है वो 9 + 2 की अरेंजमेंट होती है, डुप्लेट होता है, और जो है 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सीलिया में। सीलिया ये है एक पेरामीशियम। पेरामीशियम की पूरी बॉडी सीलिया से कवर होती है, सीलिया से कवर होती है। इन सीलिया के जरिए एक पेरामीशियम जो है फूड पार्टिकल्स अपनी तरफ खींचता है और शिकार भी करता है, चीजों से खुद को बचाता है और मूवमेंट भी करता है। इन सीलिया को अगर हम काट के देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर है ये हमें फ्लैजेला की तरह ही नजर आएगा, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट हमें फ्लैजेला की तरह ही नजर आएगी। सो सीलिया को हम यहाँ पे नहीं पढ़ते क्योंकि हम पढ़ चुके हैं फ्लैजेला को, तो इनका स्ट्रक्चर जो है फ्लैजेला की तरह ही होता है, तो इनकी अरेंजमेंट जो है सारी सब कुछ फ्लैजेला की तरह होती है, तो इनकी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।